आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पेट्रोलियम को लेके डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में मैंने कोल के बारे में आपको बताया, उसके एक्टिविटीज़ के बारे में, कोल से मिलने वाले और क्या क्या चीज़ें हमें मिलते हैं कोल में से, प्रॉपर्टीज़ है, कोक के बारे में बताया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। एक्चुअल पेट्रोलियम क्या होता है? एक डार्क कलर का थिक लिक्विड होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल यानी कि खनिज तेल, जिसके अंदर और भी कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स रहता है। अच्छा, पेट्रोलियम का पेट्रा का मतलब होता है तुम्हारा एक ग्रीक लैंग्वेज होता है जिसका मतलब होता है ऑयल, और ओलियम इसका मतलब होता है ऑयल, यानी कि एक ऐसा तेल, ऐसा क्रूड ऑयल जो हमें रॉक्स के बीच में से मिलते, पत्थरों के। अच्छा, कई बार क्या होता है, इट इज़ फाउंड बिटवीन रॉक्स। कई बार क्या होता है, ये रॉक्स के अंडर नीचे से मिलता है या दो रॉक्स के बीच में से भी मिलता है हमें। इन इंडिया, भारत में कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है? फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, इन द डेल्टा ऑफ द रिवर गोदावरी, कावेरी के नदी के किनारे हमें मिलते हैं। तो जो एक्चुअल क्रूड ऑयल जब पत्थरों के बीच में से निकाले जाते हैं ड्रिल करके, उसे हम डायरेक्ट किसी एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उस क्रूड ऑयल को काम पे लगाने के लिए हमें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, एक प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के माध्यम से हमें पेट्रोल को रिफाइन करने पड़ते हैं। तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल एक्चुअल क्या होता है, इसमें और भी अलग अलग किस्म के हाइड्रोकार्बन मिक्स होता है। क्रूड ऑयल ऑयल एज सच कैन नॉट बी यूज्ड, देयरफॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर द सेपरेटेड। क्रूड ऑयल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पहले उनको निकल के अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट इस ऑयल को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम जो क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम के निकालने के बाद उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये देखिए, इस तरह के डायग्राम में दे रखा है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले ज़मीनों के पत्थरों के बीच में से निकाले गए क्रूड ऑयल को एक ट्रंक के अंदर रखा जाता है जिसमें टेम्परेचर कम से कम 400 डिग्री सेल्सियस, सोचो कितना टेम्परेचर है, जिसके अंदर क्रूड ऑयल गर्म होकर उसके भाप निकलते हैं। अब भाप जो निकलते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए फ्रैक्शनेटिंग कलम्स के अंदर उसको रखा जाता है। लंबे फ्रैक्शनेटिंग कलम होते हैं, ठीक उसके बॉटम के पास। एक्सेप्ट एसफॉल्ट ऑल द कंपोनेंट्स आर इन द वेपर प्रॉसेस, मतलब क्रूड ऑयल में जो भाप हो रहा है ना, निकल रहा है, उसको कलेक्ट करने के लिए। एज द मिक्सचर ऑफ वेपर राइजेज अप इन द कलम, और जो वेपर निकल रहा है वो भी, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिक्सेस होते हैं और वो धीरे धीरे कलम के अंदर कलेक्ट हो रहा है। एज द मिक्सचर ऑफ वेपर राइजेज अप इन द कलम, फिर वो कलम धीरे धीरे कूल होने लगते हैं। द वेपर्स ऑफ द कॉम्पोनेंट हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये जो वेपर भाप निकाला जाता है उसको दो प्रोसेस में कलेक्ट किया जाता है। एक होता है आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट रेंज, कॉन्डेंस होता है, धीरे धीरे वो वेपर ठंडा होता है, फर्स्ट इन द लोअर पार्ट नीचे की तरफ, और वेपर ऑफ कंपोनेंट्स विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट का जो कंपोनेंट्स होते हैं रेंज, वो कॉन्डेंस होते, ठंडा होता है बाद में एट द अपर पार्ट ऑफ कलम, मतलब जिस कलम में कलेक्ट होता है अपर पार्ट वाला सबसे पहले कॉन्डेंस होते हैं, ठंडा होता है, और लोअर पार्ट वाला धीरे कॉन्डेंस होता है उसके बाद। तो देयरफॉर द कंपोनेंट विद द हायर बॉइलिंग पॉइंट में कॉन्डेंसेंस, मतलब वो ठंडा होने के बाद फास्ट ठंडा होता है, एंड इज कूल्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द कलम, नीचे वाला पार्ट धीरे धीरे उसके बाद ठंडा होता है। एंड द कंपोनेंट हैविंग, जो कंपोनेंट लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर होते हैं वो कॉन्डेंस होते हैं लास्ट में, एंड इज कलेक्ट होता है टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉलम के सबसे ऊपर वाले पार्ट में। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे किस तरीके से ये हो रहा है। देखिए डायग्राम में, देखिए इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, आपको नीचे एक टेबल दिया गया है, दैट मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द, इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइन की जो प्रोसेस में से हम और क्या क्या फ्यूल्स के इकट्ठे कर सकते हैं या उसमें से कलेक्ट होता है, उसका टेबल नीचे दिया गया है। दिस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उसमें से निकलते हैं उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल। दे आर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा ये पेट्रोकेमिकल और भी प्रोडक्ट मटेरियल को तैयार करने के लिए यूज़ होते हैं।
जैसे प्रोडक्शन फॉर द पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, डिटर्जेंट, मेडिसिन, ठीक है, ऑन्टीमेंट, फिर होता है कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। नीचे देखिए टेबल में दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइज्ड पार्ट और उसमें से निकालने वाले जो गैस और उसमें से क्या क्या यूजेस के काम आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस। इसको भी हम लोग एक जैसे मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले कोल और पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया है, ये रिसोर्स होता है नेचुरल रिसोर्स, उसी तरह से नेचुरल गैस भी नेचुरल रिसोर्स के अंदर ही आते हैं। इट इज़ फाउंड, ये हमें कहाँ मिलता है? पेट्रोलियम डिपोजिट अंडर द रॉक्स ओवर देम। पेट्रोलियम मतलब जिस पत्थर के नीचे दब के रह जाता है वहाँ पे ये नेचुरल गैस भी फॉर्म होता है। इन सम प्लेसेस नेचुरल गैस एलोन इज़ फाउंड। कई बार क्या होता है, पेट्रोलियम के अलावा हमें नेचुरल गैस भी पत्थरों के बीच में से मिलते हैं। जब हम ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस समय इस नेचुरल गैस का ऑब्जर्व किया जाता है। नेचुरल गैस कम्स आउट विथ हाई प्रेशर में निकलने लगते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या रहता है? मेन कौन कौन से 3 गैस मिला के नेचुरल गैस की तैयारी होती है? एक होता है मीथेन, फिर होता है प्रोपेन और तीसरा होता है बुटेन। मतलब ये तीनों गैस मिलके नेचुरल गैस को तैयार करते हैं और इनको ये स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर में, तब उसे कहा जाता है CNG। अच्छा, एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस का, यूजेस का क्या बेनिफिट होता है? देखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दैट इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन। एक तो सबसे पहले हम नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह में भेज सकते हैं और ये इस्तेमाल होता है नेचुरल गैस कुकिंग गैस, जो हमारे घर में जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स होते हैं होम्स में एंड गैस डिपोज होते हैं। पाइपलाइन सप्लाई, पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचाने वाला सिस्टम देखिए वडोदरा में है, सम पार्ट ऑफ द दिल्ली के कुछ एरिया में है एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या होता है नेचुरल गैस यूज़ करने के लिए? प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज हार्मलेस। उसमें से जो प्रोडक्ट नेचुरल गैस को यूज़ करके जो प्रोडक्ट को बनाया जाता है वो हार्मलेस होते हैं, कोई नुकसानदायक नहीं होता है, नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन कंबस्टेशंस। लेकिन फिर भी इसको जब कंबस्टेशन प्रोसेस में ये इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, सो इट इज़ कॉल्ड, इसको हम लोग एक क्लीन फ्यूल कहते हैं। दिस मीन्स दैट CNG इज़ बीइंग यूज्ड। तो CNG एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है व्हीकल्स में, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में भी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए इसका क्या है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे बच्चे, हाँ इसमें देखिए थर्ड पॉइंट में ये है नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस जो है हाइड्रोजन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज स्केल में तैयार करने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत होती है। और हाइड्रोजन किस लिए इस्तेमाल होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे ऑकरेंस ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। हमारे देश में ये नेचुरल गैस हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है? त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डेल्टा, कृष्णा एंड गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, या इसके अलावा सरकार अभी भी अपना खोज जारी रखा है नेचुरल गैस को ऑब्टेन करने के लिए। अच्छा, जुडिशियस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के जुडिशियस यूज़ क्या होता है? देखो, तो फॉसिल फ्यूल्स हम लोगों ने इसके अलावा बहुत से नेचुरल रिसोर्स भी होते हैं, जैसे फॉरेस्ट से निकालने वाले मिनरल्स, फॉसिल्स फ्यूल्स, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, ये इनका जो क्वांटिटी लिमिटेड होते हैं और एग्जॉस्टेबल, मतलब एक बार अगर यूज़ होके ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से फॉर्म करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वी नो, जैसे कि हमें पता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये कई मतलब मिलियन ईयर्स लगाते हैं फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम डेड, क्योंकि ये मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी से ही मिलते हैं। और फॉसिल्स फ्यूल्स बहुत बड़ा एक एनर्जी का सोर्स है। इट इज़ श्योर दे विल बी एग्जॉस्टेड इन फ्यूचर में, इसको यूज़ होते होते ये ख़त्म हो जाएंगे। नो मैटर हाउ केयरफुली वी यूज़ देम, अगर हम इनको केयरफुली यूज़ ना करें, अगर हम सोचें कोई दिक्कत नहीं, अगर ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये सोच अगर हमारे अंदर रहेंगे तो आगे चल के हमें एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, मोर एवर फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर होते हैं। जब ये किसी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं तो ये नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड फॉर्म तैयार करते हैं
एंड इफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट एडिक्वेट। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है, तो जो बहुत पॉइजनस होते हैं और एयर पॉल्यूशन भी होते हैं जिनकी वजह से। तो एक्सेस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएँ बढ़ जाते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, ये वो रीज़न होते हैं दैट फॉसिल फ्यूल्स शुड बी यूज जुडिशियली, यानी कि हमें बड़े ध्यान से अपने बेहतरीन स्किल का इस्तेमाल करके केयरफुल होके इस फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट, देखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट हैज़ इंक्रीज डे बाय डे, जो है एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ता, मतलब एनर्जी का जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ता हुआ जा रहा है। उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। देखो इतनी एनर्जी की ज़रूरत क्यों होता है, उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रयुक्ति विद्या की तरक्की। तो बोथ द अबव मेंशन, ये दोनों ऐसा ही फैक्टर है जो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इंक्रीज इन डिमांड एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। इसके लिए फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गए, फूड प्रोसेसिंग ऑफ स्टोरेज, फूड, डोमेस्टिक कंजम्पशन, हर एक काम के लिए जो है एनर्जी का यूजेस बहुत ज़्यादा होने लगे। सो इट इज़ एडवाइजेबल, तो ये एडवाइस किया, उपदेश दिया जा रहा है टू यूज़ इन मिनिमम एनर्जी, हम कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करें जितना पॉसिबल हो सके, और इन एनर्जी मीन्स ऑफ एनर्जी को हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्व करें। इसी के साथ बच्चे ये वीडियोज़ हमारा कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी ये चैप्टर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।